हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी में अच्छी तरह से जुड़ गए होंगे। आज हम क्लास 7 का साइंस चैप्टर फॉरेस्ट से लेकर के आए हैं। क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट से जो चैप्टर फॉरेस्ट है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का लास्ट चैप्टर है, तो वो हम लोग फॉरेस्ट चैप्टर, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, 12th चैप्टर है। तो फॉरेस्ट चैप्टर से हम लोग उसका कंप्लीट डिटेल जो है फॉरेस्ट चैप्टर का करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। जैसा कि देख पा रहे हैं, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन में फॉरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ अ थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो ये सभी मिला करके थिक फॉरेस्ट जो होता है वो ग्रोथ ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स उसमें होते हैं। छोटे स्मॉल प्लांट भी होते हैं जिसको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। उससे मिडिल प्लांट होते हैं जैसे रोज का है, आपका मेहंदी का है, चाइना रोज का है। ये सब प्लांट जो है वो श्रब्स में आते हैं। और लार्जर जो प्लांट आते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, उनको ट्रीज बोलते हैं। और ग्रासेस, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स को मिला करके फॉरेस्ट बनता है। सो द फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ अ थिक ग्रोथ ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब किसी भी जगह पर फॉरेस्ट कैसा होगा ये डिपेंड करता है वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन पर। तो वही लिखा हुआ है कि द टाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट फॉरेस्ट वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन द फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन। जिस रीजन में फॉरेस्ट सिचुएटेड है उसमें किस प्रकार के पेड़ होंगे ये डिपेंड करता है वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन पर। वहां का जैसा क्लाइमेट होगा उसके अनुसार वहां पर प्लांट ग्रो करेंगे, उसके अनुसार उस फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट होंगे। उसके बाद होता है क्राउन। आप देखते हैं क्राउन क्या है। द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री एबव द स्टेम फॉर्म द क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिजाइन का क्राउन रहता है। जैसे ये स्टेम के ऊपर जो ऐसे ऐसे डिजाइन करके जो आपका बना रहता है इसको हम लोग क्राउन कहते हैं। बहुत बार जो है हम लोग कोन शेप का भी देखते हैं, क्राउन ऐसे रहता है। तो ये डिजाइन अलग अलग रहता है। फिर बहुत बार जो है चौड़ा ऐसे ऐसे करके चौड़ा भी आपका शेप लिए हुए रहता है जिसको हम लोग क्राउन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्राउन। और जब ये पूरा छत जैसा बना देता है और पूरा ऊपर का लीफ जो है ये कवर कर लेता है रूफ लाइक, तो इसको हम लोग कैनोपी कहते हैं। वी कॉल्ड इट एज ए कैनोपी। तो इसको हम लोग कैनोपी कहते हैं। कैनोपी ये छत के जैसा कवर कर लेगा। सो द क्राउन, द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री एबव द स्टेम फॉर्म द क्राउन ऑफ द ट्री। क्राउन ऑफ द ट्री बनाता है। डिफरेंट ट्रीज हैव क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, शेप्स एंड साइजेज। अलग अलग पेड़ का अलग अलग क्राउन बनता है, अलग अलग साइज का बनता है, अलग अलग शेप का बनता है। कैनोपी, कैनोपी क्या है? द ब्रांचेज ऑफ द टॉल ट्री टुगेदर फॉर्म ए रूफ ओवर द अदर प्लांट्स कॉल्ड अ कैनोपी। तो द ब्रांचेज ऑफ द टॉल ट्री होता है, टॉल ट्री का ब्रांच जो होता है वो एक पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़ का ब्रांच जो है वो चढ़ जाता है और उसको छत की तरह कवर कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनोपी। सो द ब्रांचेज ऑफ द टॉल ट्रीज टुगेदर फॉर्म ए रूफ ओवर द अदर प्लांट्स कॉल्ड अ कैनोपी। अ थिक कैनोपी डज नॉट अलाउ सनलाइट टू पास इन द फॉरेस्ट। इट इज देयरफॉर क्वाइट डेंस एंड डार्क इनसाइड ए थिक फॉरेस्ट। एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो एक थिक कैनोपी जो होता है वो डज नॉट अलाउ सनलाइट टू पास इन द फॉरेस्ट। वो इतना थिक हो जाता है, गहरा हो जाता है और एकदम पूरा कंप्लीट कवर किया रहता है और सनलाइट को भी पास करने नहीं देता है डेंस डार्क फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट को जो है कि घना बना देता है, अंधेरा बना देता है, डार्क बना देता है। ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेज। These had created different horizontal layers in the forest. These are known as under storage। उनको हम लोग बोलते हैं, अंडर स्टोरेज कहते हैं।
ट्री जो होता है हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेज का अलग अलग होता है. These had created different horizontal layers in the forest. These are known as understory. एक लेयर ऊपर का बन गया जो लार्जर ट्री का बनता है अंडर स्टोरी, मिडिल का अलग बनता है और स्मॉलर प्लांट का अलग बनता है जो लोअर पार्ट में रहता है. तो ये लिखा हुआ है कि ट्रीज हैड क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस. दीज हैड क्रिएटेड डिफरेंट horizontal layers in the forest. These are known as understory. Giant and tall trees constituted the top layers, followed by shrubs and tall grasses middle में, and herbs formed the lowest layer. वो नीचे का लेयर बनाएगा, अंडर स्टोरेज बनाएगा. ऊपर वाला अपर अंडर स्टोरेज बनाएगा, बीच वाला मिडिल में जो है आपका सर्ब्स जो है और ग्रासेस का एक मिडिल लेयर बनेगा, अंडर स्टोरेज बनेगा. द फॉरेस्ट फ्लोर कंसिस्ट ऑफ सॉइल covered with dead and decaying leaves, flowers, fruits, seeds, twigs and herbs. The forest floor, that is the land, provides favorable conditions for seeds to germinate. तो जो फॉरेस्ट लैंड जो है वो सीड इधर से उधर डिस्पर्स होकर के जाता है और गिरने के बाद जो है वो जमीन जो है जंगल में मॉइस्ट रहता है, मॉइस्चर रहता है, वहाँ पर नमी भी रहता है और वो उसको एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है और उस फेवरेबल कंडीशन में वो ग्रो कर जाता है, सीड जर्मिनेट कर जाता है और मेनी ऑफ दिस ग्रोज अप इनटू ट्रीज और वो पेड़ बन जाता है. और इस तरह से फॉरेस्ट जो है एफॉरेस्टेशन होता है, जंगल में भी बहुत सारे पेड़ लग जाते हैं और वो अपने आप को कंप्लीट जो है वो कर लेता है. अगर पेड़ कटते भी हैं तो वो मेंटेन हो जाता है नेचुरल तरीके से. चलिए तो आगे देखते हैं कि वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट. क्या हम लोग प्रत्येक जंगल में एक ही प्रकार के पेड़ देखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है. बहुत सारे जंगल में, हर जंगल में अलग अलग तरह का पेड़ होता है. तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट? नो. ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस there are variations in the types of trees and other plants. डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण हर जगह का अलग अलग जलवायु होता है, वातावरण होता है, जिसके कारण हर जंगल के अंदर अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं. सो यही लिखा हुआ है कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होने के कारण देयर आर वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ ट्री एंड अदर प्लांट्स. द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट. और अलग अलग तरह के जानवर जो है अलग अलग तरह के जंगल में मिलते हैं और एनिमल्स भी अलग अलग प्रकार के मिलते हैं और पेड़ पौधे भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग जंगलों में मिलते हैं. उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ मैमल्स जो कि स्तनधारी जिसको बोलते हैं, जिसका 4 पैर होता है, जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, दूध पिलाता है और उसके शरीर पर बाल होते हैं. गाय है, भेड़ है, बकरी है, ह्यूमन बींग्स भी है, ये सब मैमल्स होते हैं. तो a large number of mammals such as monkeys, deer, elephants, bears and jackals, reptiles जो रेंग करके चलते हैं, स्नेक वगैरह, such as snakes, lizards and crocodiles, amphibians जो दोनों लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं, like frogs and toads, insects such as ants, spiders, beetles, millipedes, birds, fishes and several types of microorganisms are found in plenty in the forest. फॉरेस्ट में वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये सब रहते हैं. अब आगे हम लोग देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स का क्या रोल है. तो प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट. कंज्यूमर कौन है? एनिमल. और डिकम्पोजर कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करता है. तो प्रोड्यूसर किसको कहेंगे? वी नो दैट ग्रीन प्लांट्स ये प्रोड्यूसर होता है. Make their own food from CO2 and water by using the CO2 and water, using the energy of the sunlight, in presence of sunlight, by the process called photosynthesis के जरिए जो है प्लांट जो है सनलाइट और CO2 और वाटर को यूज करके अपना भोजन बनाता है. प्रोड्यूसर्स किसको कहेंगे? जो कि फूड बनाता है. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. So producers, organisms that can make their own food are called producers. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, organisms that can make their own food are called producers.
दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स माने नरिशमेंट और फूड न्यूट्रिशन वो सेल्फ करता है, इसलिए उसको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स माने नरिशमेंट प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना या फूड प्राप्त करना, स्वयं से भोजन प्राप्त करना। सो ऑर्गेनिक दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, सारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं और वो सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर्स, जो प्लांट को खाता है वो है कंज्यूमर्स। तो सम ऑर्गेनिक डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। वो किस पर निर्भर करते हैं? फूड जो प्लांट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है उस पर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में डिपेंडेंट है। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, और वो उन्हीं से भोजन अपना प्राप्त करते हैं, प्लांट से या प्लांट प्रोडक्ट से या दूसरे एनिमल से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको हम लोग कंज्यूमर्स कहते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब है अदर्स एंड ट्रॉप्स का मतलब नरिशमेंट और फूड, दूसरे से भोजन प्राप्त करना, अदर से। एग्जाम्पल में सारे एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर्स होते हैं। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स है, हम लोग सभी उपभोक्ता है। उत्पादक कौन है? प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स है। उपभोक्ता कौन है? कंज्यूमर कौन है? एनिमल्स है। और डिकम्पोजर कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव है। तो कंज्यूमर्स में तीन प्रकार का कैटेगरी होता है। एक होता है हर्बीवोर्स, जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। दूसरा होता है ओमनीवोर्स, जिसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है। ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को खाता है, वो दोनों को लेता है। और एक होता है कार्निवोर्स जो कंप्लीट फ्लेश यानी मीट खाता है, वो भी सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। तो ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, और प्लांट को डायरेक्टली खाने वाला जो कंज्यूमर होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्लांट को जो डायरेक्टली लेता है, जिसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर को द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और एक और टॉप आगे जाकर के कोई होता है, हम लोग आगे फूड चेन देखेंगे तो उसमें तृतीय उपभोक्ता टर्शियरी कंज्यूमर्स भी होता है। और अगर चेन बड़ा हुआ तो टॉप लेवल का कंज्यूमर भी होगा, जो सबसे ऊपर के श्रेणी में होगा। तो हर्बीवोर्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। मेनी एनिमल्स सच एज काउ, डियर, गोट, ग्रास हॉपर्स लाइक इंसेक्ट्स ईट प्लांट्स। जो प्लांट को डायरेक्टली खाता है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और वो शाकाहारी है, हर्बीवोर्स उसी को कहेंगे। तो वही हुआ है, मेनी एनिमल्स सच एज काउ, डियर, गोट, ग्रास हॉपर, insects eat plants, they got their food directly from plants, hence they are called herbivores or primary consumers। ये शाकाहारी होते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग कहते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं। उसके बाद है कार्निवोर्स, जिसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स या फ्लेश को जो खाते हैं। मेनी एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड वुल्फ ईट फ्लेश और मीट ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स उनको हम लोग कहते हैं। ये मांसाहारी कहलाते हैं। ये द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं, ये प्लांट को जो खाता है उस जानवर को का मीट ये खाते हैं। जैसे प्लांट को डियर खाया, डियर को टाइगर खा गया, तो टाइगर हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, और डियर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है। तो होप आप समझ गए होंगे। तो प्रोड्यूसर होता है ग्रीन प्लांट्स, और कंज्यूमर्स जो होता है वो होता है एनिमल्स। और एनिमल्स में तीन तरह के कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। जो हार्बीवोर्स होता है वो डायरेक्टली प्लांट को खाता है, इसलिए उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अब ओमनीवोर्स किसको बोलते हैं? तो मेनी एनिमल्स लाइक ह्यूमन, बियर, क्राउ, क्रो, डॉग, कैट etc eat both plants and animals, they are called omnivores। यानी ओमनीवोर्स कौन है? जो बहुत सारे जानवर जो होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी है, बियर है, क्रो है, डॉग होता है, उसको अगर मांस मिलेगा तो मांस भी खाएगा, रोटी मिलेगा शाकाहारी तो रोटी भी खाएगा। जो दोनों को खाते हैं उनको हम लोग ओमनीवोर्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। उसके बाद है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं कि वो साफ सफाई करते हैं। जो डेड एनिमल्स मर जाते हैं उन पर भल्चर आकर के, क्रो आकर के, हाइना आकर के, लकड़बग्घा आकर के उनका मीट वगैरह खा करके, और वो जमीन में जो है उसको डिकम्पोज करवा देता है, तो उसको स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो सम एनिमल्स हेल्प अस इन कीपिंग आवर इन्वायरमेंट क्लीन।
और इस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। दे कंज्यूम डेड एनिमल्स एंड डिस्पोज देम ऑफ, और उनको मिट्टी में मिला देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, उनका मांस खा करके खींच के तीर करके उनको खत्म कर देते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल क्रोज, जैकल्स, हाइनाज एंड vultures are the scavengers which dispose of the dead body of the animals and they clean the environment. उसके बाद है आपका डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर कंज्यूमर हमने देखा, स्कैवेंजर्स भी देख लिया। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो सड़ा गला देते हैं बायोलॉजिकल तरीके से, उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, डिकम्पोजर्स उनको बोलते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन विथ द नेकेड आई। बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम लोग अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते। So bacteria and fungi are very small organisms that cannot be seen with the naked eye. They are known as microorganisms. इसीलिए उनको हम लोग सूक्ष्मजीव कहते हैं। उनको हम अपनी नंगी आंख से, खुली आंख से देख नहीं सकते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है, इसलिए उनको माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर कंज्यूमर्स दैट फीड मेनली ऑन डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। और ये कंज्यूमर्स होते हैं जो कि डेड डिकेइंग एनिमल्स को, डेड एनिमल्स के रिमेन्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को खाते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। उसके बाद है द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से अपने रूट के जरिए एब्जॉर्ब करता है, आर पास्ड ऑन टू ऑल द कंज्यूमर्स। वो धीरे धीरे कंज्यूमर के पास जाता है। प्लांट को डियर खाता है, डियर को लायन खाता है, उसके पास जाता है, आगे हम लोग फूड चेन में देखेंगे। तो कंज्यूमर्स प्लांट से जाता है, कंज्यूमर के पास आउट होता है, और प्लांट उस न्यूट्रिएंट्स को है सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को पास करता है। व्हेन अ प्रोड्यूसर्स और ए कंज्यूमर डाइज, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब डाई कर जाता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट टू ब्रेक डाउन और डिकम्पोज द मटेरियल्स ऑफ इट्स बॉडी इनटू द न्यूट्रिएंट, और वो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस इट वॉज मेड अप ऑफ। तो जो बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो उनको कन्वर्ट कर देता है, जिससे उनका बॉडी बना है, उनके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसको सॉइल में मिला देता है। दिस न्यूट्रिएंट्स रिटर्न टू द सॉइल फ्रॉम वेयर दे केम एंड मिक्स विथ इट। जहां से वो आया है, सॉइल से आया, एब्जॉर्ब किया था प्लांट, फिर सॉइल में चला गया। ये प्लांट और एनिमल जब डेड हो गया तो उसको डिकम्पोज करके फिर उसका न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में मिला दिया। तो इस तरह से डिकम्पोजर जो है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में मदद करता है। तो thus decomposers serve a very useful role of maintaining the balance of nutrients in the soil by returning the nutrients, that is the recycling in the soil. In this way nature recycles the nutrients which is taken from the soil. और इस तरह से प्रकृति जो है अपने न्यूट्रिएंट्स को दोबारा फिर सॉइल में मिक्सअप कर लेता है। जो प्लांट उस सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को यूज किया है, फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पास किया, उसका भोजन लिया, वो खाया है, एनर्जी लिया है, उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स गया है एनर्जी के रूप में, वो फिर अपना लाइफ जिया है, और मरने के बाद फिर प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोजर उनके न्यूट्रिएंट्स जो उनके बॉडी में रहते हैं उसको डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्सअप कर देता है। सॉइल से वो निकला था फिर सॉइल में आकर के मिक्स हो जाता है, और इस तरह से नेचर जो है इन न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने में मेंटेन करता है, इनको बैलेंस करता है। और इसमें डिकम्पोजर का रोल है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द नेचर, और इन्वायरमेंट को रिसाइकलिंग करके क्लीन करता है। तो यही लिखा हुआ, दस डिकम्पोजर सर्व अ वेरी यूजफुल रोल ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल बाय रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकलिंग इन द सॉइल। इन दिस वे नेचर रिसाइकल्स द न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज टेकन फ्रॉम द सॉइल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें है फूड चेन। अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू व्हिच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो न्यूट्रिएंट्स जो है उससे दूसरे पर पास होता है और एनर्जी के ही लिए वो भोजन लेता है। तो इसी को लीनियर सीक्वेंस में जो बनता है उसको हम लोग फूड चेन कहते हैं। यानी बोल रहा है कि हु इट्स व्हाट इन द एनवायरनमेंट, कौन किसको खा रहा है और क्या खा रहा है, मेक्स अप अ फूड चेन, वो फूड चेन बनाता है। द डिफरेंट लेवल्स इन ए फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स और एनर्जी लेवल्स। फूड चेन में जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं या डिफरेंट स्टेप्स जो होते हैं
उनको हम लोग एनर्जी लेवल या ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। सो यही लिखा हुआ है, द डिफरेंट लेवल्स इन ए फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स और एनर्जी लेवल, बिकॉज एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी पास होता है, वो इसीलिए उसको एनर्जी लेवल या ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। सो द डिफरेंट लेवल्स इन ए फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स और एनर्जी लेवल्स। जैसे यहाँ एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ फूड चेन का कि ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा गया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को स्नेक खा गया और स्नेक को फिर ईगल खा गया। तो ये एक इससे बड़ा फूड चेन नहीं होगा, 4 से 5 स्टेप ही फूड चेन में होता है, लिमिटेड स्टेप होता है, क्योंकि उसके बाद एनर्जी बचता ही नहीं कि जो खाएगा उसको एनर्जी मिलेगा, इसलिए एनर्जी बहुत कम हो जाता है लास्ट में जाके, इसलिए फूड चेन भी स्टॉप कर जाता है। तो जैसे ग्रास या ग्रीन प्लांट को ग्रास हॉपर खाया, तो ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, T1 है, इसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल 1 बोलते हैं। तो जो डिफरेंट लेवल्स प्रेजेंट इन ए फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स और डिफरेंट स्टेप्स जो है, तो T1 है ट्रॉपिक लेवल 1, ग्रास हॉपर जो है वो T2 है, वो ट्रॉपिक लेवल 2 है, फ्रॉग जो है वो T3 है, ट्रॉपिक लेवल 3 है, स्नेक जो है वो T4 है, ट्रॉपिक लेवल 4 है, और ईगल जो है वो टॉप लेवल यानी ट्रॉपिक लेवल 5 है। तो T1, T2, T3, T4 एंड T5 आर द ट्रॉपिक लेवल्स और एनर्जी लेवल्स इन ऑफ द फूड चेन। तो फूड चेन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। द डिफरेंट लेवल्स इन फूड चेन आर कॉल्ड, उनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। पहला ट्रॉपिक लेवल में प्लांट्स होता है, प्रोड्यूसर होता है क्योंकि भोजन वही बनाता है, सनलाइट से एनर्जी लेकर के 1% सनलाइट से एनर्जी लेता है, फिर वो भोजन बनाता है, और 10% जो है ये इसको खाता है, तो 10% इसके टोटल एनर्जी का 10% ग्रास हॉपर को मिलता है, ग्रास हॉपर के टोटल एनर्जी का 10% फ्रॉग को मिलता है। अगर यहाँ 100 है तो इसको 10 मिलेगा, और 10 का अगर ये 10% 0.01 इसको मिलेगा। तो इस तरह से फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल 10% एनर्जी पास होता है। ये 10% लॉ आगे आपको ऊपर कक्षाओं में पढ़ने के लिए मिलेगा, लिंडरमैन ने इस 10% लॉ को दिया था। तो इस चेन में 10% ही एनर्जी पास आउट होता है। जैसे अगर ग्रास के पास 1000 जूल है तो उसको ग्रास ऊपर खाएगा तो उसका 10% यानी 100 जूल उसको मिलेगा, और 100 जूल का 10% फ्रॉग को यानी 10 जूल मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर जो ग्रास जो सनलाइट से लिया था या प्लांट जो लेके भोजन बनाया था, वो सनलाइट का 1% एनर्जी लेता है, बाकी 99% वो वापस चला जाता है या लॉस हो जाता है, बेकार हो जाता है। 1 ही % यूज करता है प्लांट, उसके बाद वो 10% पास होता है। तो इस तरह से फूड चेन बनता है। द स्टडी ऑफ फूड चेन शोज अस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर निर्भर है। इंटरडिपेंडेंस है, ग्रास जो है सनलाइट पर डिपेंडेंट है, वो भोजन बनाएगा तो उस पर डिपेंडेंट है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर अगर होगा तो उसको फ्रॉग खाएगा तो उस पर डिपेंडेंट है। दस द स्टडी ऑफ फूड चेन शोज अस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। अब बहुत सारे फूड चेन का एग्जांपल दिया हुआ है। फूड चेन इन ग्रासलैंड, माने लैंड पर, जमीन पर। तो जमीन पर सबसे पहले ग्रास है या प्लांट है, प्लांट को डियर खा गया, डियर को लायन खा गया। ये ग्रास जो है वो ट्रॉपिक लेवल 1 है, प्रोड्यूसर है T1 है, डियर जो है यहाँ T2 है, और लायन जो है वो T3 है। ये ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, डियर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोर्स है, और लायन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है यानी कार्निवोर्स है। तो इस तरह से ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2 और ट्रॉपिक लेवल 3 हुआ। ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर, डियर प्राइमरी कंज्यूमर PC, लायन सेकेंडरी कंज्यूमर SC या कार्निवोर्स। उसी तरह फूड चेन इन पॉन्ड पर है तो एक्वेटिक पानी में क्या होता है कि एल्गी जो होता है, स्मॉल एल्गी, वो भोजन बनाता है, और एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है इसलिए वो भोजन बना लेता है। प्लांट एल्गी प्लांट जो होता है यानी कि एक्वेटिक प्लांट जो होता है वो भोजन बनाता है पॉन्ड में यानी वाटर में। उसको स्मॉल फिश खा जाती है, स्मॉल फिश को बिग फिश खा जाती है, उससे उसका काम चलता है। एक और आता है कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, वही प्लैंक्टन, वो भोजन बनाते हैं एक्वेटिक में। उसको जू प्लैंक्टन है, ZOOPLANKTON है, जू प्लैंक्टन खाता है, उसको फिर स्मॉल फिश खाते हैं, स्मॉल फिश को बिग फिश खाती है। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का यानी कि पानी में रहने वाले जीव का फूड चेन है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। आगे हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने फूड चेन देखा। तो फूड चेन में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी हमेशा प्लांट से अदर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाता है, यानी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जाता है, और कंज्यूमर से फिर आगे बढ़ते हुए प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर तक जाता है। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन में द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट। जो एनर्जी का स्रोत है
इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, अर्थ जो प्लानिट है वो एकमात्र सोर्स जो है वो सन है, सनलाइट है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है। और उसी सनलाइट को यूज करके आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए प्लांट जो है अपना भोजन बनाता है, तो वो यूटिलाइज करता है सोलर एनर्जी को, सनलाइट को, रेडिएंट एनर्जी को। सो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीथिंग ऑन द प्लेनेट। इस पृथ्वी पर सारे सोर्स ऑफ एनर्जी का जो स्रोत है वो सन है। ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, तो वही बता रहा है कि ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स आर एबल टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ द सन टू मेक फूड। फूड बनाने के लिए वो अपना सनलाइट, सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वही कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स ही सोलर एनर्जी को यूज करके, उसको यूटिलाइज करके अपना भोजन बनाता है, जो कि टोटल सोलर एनर्जी का 1% ही वो यूज करता है। 99% सोलर एनर्जी जो है वातावरण में वापस चला जाता है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो लॉस हो जाता है। सिर्फ उस टोटल सोलर एनर्जी जो जितना सनलाइट से सूर्य जो है अपना प्रकाश की किरणें, सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पर, उसका 1% प्लांट यूटिलाइज करके अपना भोजन बनाता है। इन ए फूड चेन एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, और जब वो भोजन बनाता है तो वो अपने भी यूज करता है, और उससे जो एनर्जी जो दूसरे ऑर्गन खाते हैं उनको एनर्जी मिलता है, और वो एनर्जी प्लांट से यानी प्रोड्यूसर से इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को चला जाता है। जो फूड चेन में खाता है इसलिए है कि उससे एनर्जी उसको मिले। तो प्रोड्यूसर से जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर को। तो फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स द एनर्जी गोज टू प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स जो प्लांट को डायरेक्टली खाएगा, एंड इज देन पास्ड ऑन टू सेकेंडरी कंज्यूमर, जो फिर डियर को अगर लायन खा जाएगा यानी कार्निवोर्स के पास वो चला जाएगा। तो एनर्जी हमेशा पास होगा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी फ्रॉम प्रोड्यूसर यानी प्लांट टू हर्बीवोर्स यानी डियर के पास, एंड डियर टू कार्निवोर्स दैट इज द टाइगर या लायन के पास जाएगा। तो एनर्जी ऑलवेज फ्लो होगा यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में जाएगा। प्लांट से जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर को, डियर को जाएगा या ग्रासहॉपर को जाएगा, जो भी फूड चेन में यूज करेंगे, या गॉट अगर खा रही है या काऊ अगर खा रही है प्लांट को डायरेक्टली, तो हार्बीवोर्स के पास जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगा। उसके बाद वो सेकेंडरी कंज्यूमर को जाएगा, जो डायरेक्टली उसका मीट को खाएगा, उसको लायन खा लेगा अगर डियर को या गॉट को, तो उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी जो है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर पास होगा। सो द रोल ऑफ दस प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फूड चेन। तो फूड चेन के सबसे शुरू में प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, पीसी है। प्रोड्यूसर जो है ट्रॉपिक लेवल 1 बनाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 2 है यानी T2 है, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 3 है यानी T3 है। T1 T2 T3 T4 इस तरह से ट्रॉपिक लेवल होते हैं फूड चेन में, और एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर एक ही दिशा में फ्लो करता है। उसके बाद है कि हम लोग डिकम्पोजर भी होता है। तो द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स कम्स व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई। जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो डिकम्पोजर उनको गलाने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए आता है, उसका रोल शुरू होता है। मशरूम जो डिकम्पोजर है, लाइक फंजाई, वो फंगस है, फंजाई एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। और ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जो कि ह्यूमस बनता है, जिससे सॉइल जो है हमारा फर्टाइल बनता है। और सॉइल की फर्टिलिटी, उसके अपर टॉप सॉइल में जो ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, ब्लैक सॉइल जो होता है काले रंग का, उसके कारण सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाती है। तो उसको मशरूम और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। यही लिख रहा है कि कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। एंड डिकम्पोजर्स का रोल है कि वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को पर फीड करके उनको कन्वर्ट कर देता है, डिकम्पोज कर देता है उनको ह्यूमस में। तो उसके बाद है फूड वेब। तो बहुत सारे फूड चेन में बहुत सारे पाथ होते हैं, इंटरकनेक्टेड फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन मिलकर आपस में फूड वेब बनाते हैं, एक आहार श्रृंखला का जाल बनता है। तो उसी को लिख रहा है, मेनी फूड चेन इन फॉरेस्ट दैट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड फॉर्म अ वेब कॉल्ड फूड वेब।
A food web shows how many animals are interconnected by different paths. Different paths से कौन interconnected है? जैसे हमने एक फूड वेब मान लीजिए बनाया, तो यहाँ पर अगर हमने प्लांट को रखा, तो प्लांट को जो है आपका मान लीजिए प्लांट को जो है इधर से हमने दिया, तो एक चला गया कि इसको डियर खाया, इसी प्लांट को जो है एक ग्रास हॉपर खाया, इसी प्लांट को जो है गॉट खा गई, डियर को जो है वो लायन खा गया, एक फूड चेन ये बना। ग्रास हॉपर को जो है वो फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को जो है स्नेक खा गया, और स्नेक को जो है आपका ईगल खा गया। तो ये एक अलग फूड चेन हुआ। और इस तरह से जो है गॉड को जो है वो लायन खा गया, या टाइगर खा गया, यहाँ टाइगर खा गया। तो इस तरह से बहुत सारे फूड चेन मिल करके एक फूड वेब बनाते हैं। सो द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर कॉल्ड फूड वेब। और ये फूड वेब हुआ, बहुत सारा इसमें जुड़ गया और बहुत सारा फूड चेन जो है इसमें आके मिल गया, जो कि एक फूड वेब बनाएगा, एक आहार श्रृंखला का एक जाल बनेगा, आहार जाल बनेगा। तो उसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। सो फूड वेब शोज हाउ मेनी एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय डिफरेंट पाथ्स। डिफरेंट पाथ से कौन, इसमें यहाँ 3 है, यहाँ 5 जुड़ा हुआ है, यहाँ 3 है। तो हाउ मेनी एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय डिफरेंट पाथ्स, अलग इसका अलग पाथ है, इसका अलग पाथ है, इसका अलग पाथ है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स। अब जो है कि प्लांट पर डिपेंडेंट है डियर, डियर पर डिपेंडेंट है लायन। तो सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो डियर किसको खाएगा, और अगर डियर नहीं रहेगा तो लायन क्या खाएगा। तो सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। सो द एवरी पार्ट, वही कह रहा है कि एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स। इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट्स वुड बी अफेक्टेड। और अगर फूड चेन में एक को अगर आप हटा देते हैं तो सारे लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि प्लांट नहीं रहेगा तो डियर को खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, डियर मर जाएगा तो लायन को भी कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा तो लायन भी मर जाएगा। वो इस तरह से फूड चेन पूरा अफेक्टेड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि प्लांट है और डियर है और लायन नहीं है, तो प्लांट को डियर की संख्या फिर बढ़ेगी, क्योंकि लायन उसको खा नहीं पाएगा, और लायन उसको खा नहीं पाएगा तो डियर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत सारे प्लांट को खाने लगेगा, लोगों का फसल जो है और लोगों का क्रॉप जो है वो बर्बाद करने लगेगा। इस तरह से ये फूड चेन भी अफेक्टेड हो जाए, इसलिए लायन का होना भी बहुत जरूरी है। और सब एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए अगर कोई भी एक को अगर हम लोग हटाते हैं तो उससे पूरा फूड चेन प्रभावित होगा, अफेक्टेड होगा। उसके बाद है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। लास्ट में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट इज आवर लाइफलाइन है, हमारा इज द ग्रीन लंग्स उसको कहा गया है फॉरेस्ट को। तो हमारा ग्रीन लंग्स क्यों है, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा उपयोगिता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए भी ये शेल्टर बनाता है, उनका हैबिटेट बनाता है। जो बहुत सारे जंगली जानवर जो है, वाइल्ड एनिमल्स भी फॉरेस्ट बनाते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे जो है आपका प्रोडक्ट, हमको मेडिसिनल प्लांट्स भी फॉरेस्ट से मिलता है। हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में आगे बाद में और देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर दिया हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन इसीलिए जरूरी है। फॉरेस्ट को हम क्यों कंजर्व करेंगे, व्हाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज एसेंशियल, बिकॉज अगर जंगल है तभी हमारा भी अस्तित्व है। जंगल के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। वो ग्रीन लंग्स का काम करता है, वो हमारे लिए प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन देता है और CO2 हमारा लेता है। इसलिए प्लांट का होना बहुत जरूरी है, फॉरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो उसमें सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन। प्लांट को लॉस हम लोग कर रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन में कि हम डिफॉरेस्टेशन से प्लांट को रोकें। हम फॉरेस्ट को कटाई होने से, उनका वनों उन्मूलन होने से, डिफॉरेस्टेशन से हम वनों की कटाई को रोकें। तो डिफॉरेस्टेशन क्या है, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल फॉर सम अदर पर्पस। हम लोग दूसरे पर्पस के लिए पेड़ को काटते हैं। सो द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल फॉर सम अदर पर्पस लाइक एग्रीकल्चर। किसी को खेती करना है तो जंगल को साफ करेगा तो खेती करेगा, एग्रीकल्चर। वुड फॉर फ्यूल, किसी को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए जलाने के लिए, बहुत लोग अभी भी लकड़ी पर खाना बनाते हैं, तो उसके लिए भी जंगल को काटा जाएगा। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल फॉर सम अदर पर्पस लाइक एग्रीकल्चर, वुड फॉर फ्यूल, इंडस्ट्रीज, अगर इंडस्ट्री बैठाना है, एंड रोड कंस्ट्रक्शन, सड़कें बनानी है, तो इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो इन सब पर्पस के लिए अगर हम पेड़ काटते हैं तो उसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सो द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल फॉर सम अदर पर्पस like agriculture, wood for fuel, industry and road construction is called deforestation। अब आप इसको हटाते हैं वन को तो वो हो गया आपका वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। दिस है या हार्मफुल इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। और डिफॉरेस्टेशन होने से वातावरण पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। आपका फ्लड आएगा, आपका सॉइल जो है रेनफॉल का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा।
क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज कर जाएगा, बहुत सारी परेशानियां होगी, वाटर टेबल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन का बहुत हार्मफुल इंपैक्ट है ऑन द इन्वायरमेंट। हेंस देयर इज अ कांस्टेंट नीड टू मैनेज फॉरेस्ट केयरफुली टू कंजर्व देम। इसलिए हमको लगातार ये आवश्यकता है कि हम जंगल को बचा के रखें, फॉरेस्ट को कंजर्व करें। एन इफिशिएंट वे टू गेट वुड फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर आवर नीड इज टू कट ओनली सम ऑफ द ट्रीज इन एन एरिया। कह रहा है कि अगर हमको मान लीजिए लकड़ी काटना भी जरूरी है, ईंधन के लिए चाहिए, कुछ और फर्नीचर के पर्पस के लिए चाहिए, तो हम कुछ ही एरिया में कुछ खास पौधों को यानी प्लांट को कटाई करेंगे, ट्रीज को काटेंगे, और बाकी जगह पर हम उसको प्लांटेशन भी करेंगे, एफॉरेस्टेशन भी करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। तो द ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ट्रीज का क्या करता है, उसका रहना जरूरी है, उसका रूट जो है वो सॉइल को बाइंड करके रखता है। सॉइल इरोजन जो है मिट्टी के कटाव से, मृदा अपरदन से बचाता है। सो द ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन सॉइल इरोजन से बचाता है। फ्रूट्स ऑफ दिस ट्रीज, फल है उसका सीड, बीज गिरेगा जमीन पर तो बहुत सारे पेड़ उससे उगाएंगे, और नेचुरल तरीके से जो है जंगल अपने आप पेड़ को वहां पर जो है वो स्टेब्लिश कर देगा, मेंटेन कर लेगा। तो वही लिखा हुआ है कि फ्रूट्स ऑफ दिस ट्रीज प्रोड्यूस सीड्स, वो सीड उसमें फल लगा है तो बीज भी आएगा, सीड्स, सो दैट न्यू ट्रीज कैन ग्रो, ताकि नया पेड़ उससे ग्रो हो सके। वो गिरेगा, डिस्पर्स होगा, दूसरे जगह जाएगा, बहुत सारे जानवर के बॉडी में चिपक करके कटीला रहता है, दूसरे जगह फैल जाता है, हवा उसको उड़ा के ले आता है, और वो जब अल्टीमेटली फॉरेस्ट में गिरता है और सॉइल पर, मॉइस्ट सॉइल पर मिलता है, तो वहां पर वो ग्रो करके नए प्लांट बनाता है। दिस वे द फॉरेस्ट कवर इज मेंटेन, और फॉरेस्ट अपने आप को मेंटेन करके रखता है नेचुरल तरीके से। एफॉरेस्टेशन जो है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि एफॉरेस्टेशन जो होता है, द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, द प्रोसेस ऑफ रिन्यूइंग अ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग, सेडलिंग और स्मॉल ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। बहुत अधिक मात्रा में जो है हम लोग छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स को जब, या सैपलिंग को जो जब प्लांटिंग करते हैं, तो उससे जो है कि फॉरेस्ट जो है वो रिगेन करता है, उसी को हम लोग एफॉरेस्टेशन कहते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट को हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर। जंगल में जो आग है वो बहुत तेजी से फैलता है और उससे बहुत ज़्यादा जंगल को नुकसान होता है, इसलिए फॉरेस्ट फायर इज वेरी हार्मफुल एंड इट इज स्प्रेड वेरी क्विकली, बहुत तेजी से वो फैलता है। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट फ्रॉम फायर, उसको आग से हमें बचाना चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो घटनाएं होती हैं। कभी कभी अपने भी आग लगता है, गर्मी के दिनों में जब लकड़ियाँ सूख जाती हैं, हवाएं चलती है तेज, तो डालियाँ आपस में टकराती है, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण अपने आप भी आग लगता है, और वो बहुत तेजी से फैलता है, सूखे पत्तियों में, डालियों में बहुत तेजी से फैलता है, और उससे बहुत नुकसान भी होता है फॉरेस्ट को। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग यानी अधिक चराई करने से, मवेशी अधिक चरते हैं तो छोटे छोटे प्लांट जो है उनको बहुत जड़ से वो खा जाते हैं, नीचे से एकदम कुतर देते हैं, तो उससे भी जंगल को बहुत नुकसान होता है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, शीप, हॉर्स एक्सेट्रा नॉट ओनली डिस्ट्रॉय ग्रासलैंड, घास को तो खत्म करता है, बट ऑल्सो ट्रीज इन फॉरेस्ट, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। सो ओवरग्रेजिंग मस्ट बी प्रिवेंटेड टू सेव द फॉरेस्ट। उसके बाद ये सब तो है कि आपका फॉरेस्ट का जो है ये आपका हम लोग को प्रिवेंशन था, उसका प्रोटेक्शन था। उसके बाद फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी है। लास्ट टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट आर द यूजेज ऑफ फॉरेस्ट, हाउ फॉरेस्ट इज यूजफुल फॉर अस। फॉरेस्ट वेल्थ में फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो बार बार रिन्यू होता है, प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, फिर नए प्लांट्स आ जाते हैं। सो इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यू होने वाला रिसोर्सेज है। दे आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित तरीकों से ये हमारे लिए उपयोगी है। सबसे पहला है प्रिवेंट्स फ्लड्स एंड मेंटेन द वाटर टेबल। रेन वाटर फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड देन ड्रिप्स स्लोली ऑनटू द फॉरेस्ट फ्लोर। बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे पौधे होने के कारण जंगल में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो रेन फॉलिंग होता है, जब रेन ड्रॉप्स होता है, वर्षा होती है, तो डायरेक्टली जो है वो मिट्टी के पास यानी कि सॉइल के पास, ग्राउंड पर वाटर नहीं आता है, वो प्लांट के पत्तियों पर, लीव्स पर
बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बहुत बड़े बड़े ट्री है, प्लांट्स हैं, उन पर वो गिरता है और डायरेक्टली नहीं आता है, इसलिए सॉइल इरोजन नहीं होता है। और वो धीरे धीरे जो है वो पत्तियों पर आता है, उसका फिर धीरे धीरे जमीन पर गिरता है। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे जंगल में जमा होता है और वो धीरे धीरे सीपते हुए अंदर जाता है। तो लंबे समय तक वो वहाँ पर रुका हुआ रहता है और सीपते हुए जो है वो जमीन के नीचे जाता है, तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी बढ़ता है। रेन वाटर फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड देन ड्रिप्स स्लोली ऑनटू द फॉरेस्ट फ्लोर। दस वाटर डज नॉट कलेक्ट, एक जगह एक ही बार में आके जमा नहीं हो जाता है, डज नॉट कलेक्ट एंड स्टेगनेट ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और वो जमीन पर सतह पर जो है वो जमा नहीं हो पाता है, धीरे धीरे वो सिप करते जाता है, जहां तक गिरता है तो जमीन के अंदर वो सोख भी लिया जाता है। तो ये दिस प्रिवेंट फ्लडिंग। तो जैसे शहरों में एक जगह पानी बहुत तेजी से आता है, वर्षा होती है तो जमा हो जाता है, जल जमा हो जाता है और बाढ़ की स्थिति आ जाती है, वैसा जंगल में नहीं होता है। धीरे धीरे पानी जो है जमीन के अंदर सिप जाता है और डायरेक्टली वो जमीन पर नहीं आता है, वो पेड़ के पौधों के पत्तियों पर गिरता है, इधर उधर जमा होता है, धीरे धीरे वो कलेक्ट होता है, एक जगह नहीं जमा होता है। तो फ्लडिंग में होता है, द वाटर इज एबल टू सिप इनटू द सॉइल एंड हेल्प्स टू रिचार्ज द वाटर टेबल, और धीरे धीरे वो जमीन के नीचे जाता है, वो जो है एब्जॉर्ब हो करके, और वो वाटर टेबल नीचे में इंक्रीज करवाता है, पानी जो है जमीन के अंदर जाता है। तो इससे भी हमको मदद करता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, आप जानते हैं कि प्लांट का जो रूट है, द रूट्स ऑफ द ट्री एंड प्लांट्स बाइंड द सॉइल, सॉइल को, मिट्टी को बांध के रखता है और मिट्टी को कटने नहीं देता है, तो ये सॉइल इरोजन से भी बचाव करता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से ये बचाता है। उसके बाद है सप्लाई ऑक्सीजन, प्लांट जो है ऑक्सीजन देते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, CO2 यूज करते हैं, सो ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोवाइड्स ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, हम लोग को भी और बाकी और भी जानवरों को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो दिस प्रोवाइड्स ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग अस विथ ऑक्सीजन टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, एंड हेल्प्स टू मेंटेन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर, और ये मेंटेन करते हैं CO2 और O2 के रेशियो को एटमोस्फियर में। दैट इज व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स, इसलिए CO2 और O2 का रेशियो अगर कोई मेंटेन करके रख सकता है तो प्लांट ही है, इसलिए हमारे लंग्स को हरा भरा रखेगा, सुरक्षित रखेगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। उसका चौथा पॉइंट में है, यानी कि यूजेज ऑफ फॉरेस्ट में एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अगर CO2 का मात्रा इस धरती पर बढ़ रहा है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इससे अगर हम निजात चाहते हैं, इससे हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं, CO2 के लेवल को कम करना चाहते हैं, तो हमको प्लांटेशन करना होगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। ट्रीज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे CO2 को, तो ये एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। इफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन एटमोस्फियर इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द CO2 ऑन द अर्थ। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, hence they help to maintain the right amount of carbon dioxide in the atmosphere। ये एटमोस्फियर में CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए उनको CO2 चाहिए, तो वो CO2 का मात्रा को कम करेंगे और उसके अमाउंट को मेंटेन करने में मदद करेंगे। तो ये भी उनका इंपॉर्टेंट रोल है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन द राइट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। उसके बाद है कूल द एयर एंड इंक्रीज रेनफॉल, अगर पेड़ ज्यादा होंगे तो वर्षा भी ज्यादा होगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी, तो कूल द एयर एंड इंक्रीज रेनफॉल। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड रिलीज इट इनटू द एयर थ्रू ट्रांसपीरेशन, और प्लांट क्या करते हैं जो इन द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उनको पानी चाहिए तो वो लेते हैं, उसके बाद जो है वो ऊपर जाता है, तो पत्तियों से जो है वो भाप बन के वेपोराइज होकर के जब सनलाइट पड़ता है तो वो उड़ जाता है। तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। उसमें वाष्प बन के, वेपर बन के पानी जो है वो पत्तियों से बाहर हो जाता है, क्योंकि पत्तियों की छोटे छोटे रंध्र को
स्टोमाटा को खोलना पड़ता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए प्लांट को, तो उस समय वाटर का लॉस भी होता है। और ये ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के जरिए दिस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, वातावरण में हवा में वाटर वेपर का मात्रा, जलवाष्प का मात्रा बढ़ जाता है एंड हेल्प्स इन क्लाउड फॉर्मेशन। और फिर जाकर के बाद में कंडेंस होता है, मतलब वो संगठित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, ठंडा होने के बाद जब जम जाता है तो वही जो है रेन ड्रॉप्स के रूप में क्लाउड फॉर्मेशन करता है और रेन ड्रॉप्स के रूप में आता है, तो उससे वर्षा आते हैं। इन क्लाउड फॉर्मेशन दिस अल्टीमेटली कॉजेज एन इंक्रीज इन रेनफॉल, और रेनफॉल भी ज्यादा हो, ज्यादा पेड़ होंगे तो ज्यादा वाटर वेपर बनेगा और कंडेंस होकर के क्लाउड बनेगा और रेनफॉल भी होगा, तो वो रेनफॉल लाने में मदद करते हैं फॉरेस्ट यानी ट्रीज। कॉजेज एन इंक्रीज इन रेनफॉल, द इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर ऑल्सो कूल्स द सराउंडिंग एयर, और वाटर वेपर जो है ठंडा, जलवाष्प का मात्रा जो है वो आसपास के सराउंडिंग एयर को ठंडा रखता है, तो हमको जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास भी होता है। कूल्स द एयर एंड ब्रिंग्स द रेनफॉल। उसके बाद छठा, प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ। अगर जंगल बहुत घना होगा, जंगल बहुत रिच होगा और बहुत डेंस फॉरेस्ट होगा, तो उसमें जानवर भी बहुत अच्छी तरह से ड्वेल करेंगे, रहेंगे, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करेगा, तो ये उसके लिए भी अच्छा है, और बाकी सभी जीवों को वो भोजन भी प्रोवाइड करेगा। सो प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट प्रोवाइड द बेस्ट हैबिटेट फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवर के लिए सबसे अच्छा अगर स्थान है तो वो जंगल है, तो उनके लिए बेस्ट हैबिटेट यानी निवास स्थान प्रोवाइड करता है फॉर वाइल्ड एनिमल्स। और लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में, जंगल में ही बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट ग्रो करते हैं, नीम का, आम का, महुआ का, पीपल का, बबूल का, बहुत सारे तरह के प्लांट जो है ग्रो करते हैं। और दिस प्रोवाइड्स फूड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ हार्बीवोर्स, तो जो प्लांट का अगर मात्रा बहुत ज्यादा होगा तो शाकाहारी जीवों को भोजन भी मिलेगा। दिस प्रोवाइड फूड फॉर वाइड वेराइटी ऑफ हार्बीवोर्स, और हार्बीवोर्स को अगर बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे जो है तो कार्निवोर्स को भी, उनको शिकार करके खाने में उनका भी भोजन मिलेगा और कार्निवोर्स को भी फूड मिलेगा। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल्स जो है वो प्लांट पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर है। उसके बाद जो है लास्ट तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे यूजेज है फॉरेस्ट का, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑल्सो गेट्स मेनी मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट में हमको बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। तुलसी का पौधा है, उसके बाद आपका नीम का पौधा है, उसके बाद आपका पीपल का पौधा है, बबूल का पौधा है, बहुत सारे और भी मेडिसिनल प्लांट्स जो है जिनसे हमको मेडिसिन के तौर पर उनको हम लोग यूज करते हैं, उनके प्रोडक्ट को, वो भी हमको मिलता है। टिम्बर प्रोडक्ट मिलता है, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ मिलती है। उसके अलावा जो है आपको बहुत सारे फ्रूट्स हमको प्लांट्स फॉरेस्ट में मिलते हैं और मेनी थिंग्स। उसके अलावा आपको गम है, आपको लेटेक्स है, जो गोंद है, ये सब चीज़ें जो है भी प्लांट जो है हम लोग को प्रोवाइड करता है। इन दिस वे प्लांट हेल्प अस इन मेनी वेज एंड फॉरेस्ट इज आवर लाइफलाइन, हमारा जीवन रेखा है, हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने देखा इतने सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ एनिमल्स जो है वो प्लांट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, CO2 के लेवल को मेंटेन करता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, हमको फ्रेश एयर देता है जो हमारे लंग्स को मजबूती प्रदान करता है, हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन लंग्स। तो इतने सारे इंपॉर्टेंस जो है वो फॉरेस्ट का है और बाकी सारी चीज़ों भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। होप आपको समझ में आया होगा और आप अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी तरह के और कोई समस्या है और कोई और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।